हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे तृष्णा मिशन के बारे में। तृष्णा मिशन एक ऐसा मिशन होगा जिसमें इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। 2 वीक हो गया, प्रिंट, बिजनेस टुडे सबने इसके बारे में एक न्यूज़ बताई है कि इसरो और इंडिया जो फ्रांस की है CNES, ये मिलकर एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं। देखो, इसरो ने भी कई तरह के सैटेलाइट्स, कमर्शियल सैटेलाइट्स जो हैं फ्रांस के लॉन्च किए हैं। और देखो, जब इसरो को ज़रूरत पड़ती है 4 टन से ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करने की, तो हम फ्रांस की सहायता लेते हैं, जिसमें उनके पास जो रॉकेट हैं जैसे कि अरियान स्पेस हो गया, उसकी हम मदद से अपने रॉकेट्स को स्पेस में भेजते आए हैं। रिसेंटली इसरो ने और CNES, जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने मिलकर इस चीज़ के बारे में खुलासा किया है कि हम लोग आने वाले समय में एडवांस्ड हाई रेजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग जो सिस्टम है वो भेजने वाले हैं, जिसकी मदद से हम क्लाइमेट रिसोर्स मैनेजमेंट को देख पाएंगे और बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर में भी ये काम आएगा। और देखो, आपको सभी को मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कंडीशन है वो काफ़ी पुअर है अभी के लिए। जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी ये बात बोलती हैं कि एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो 14 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और आने वाले समय में अगर हम इसको नहीं कंट्रोल करते तो वेरियस तरह की चीज़ें, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जब आग लग जानी जंगलों में, या फिर वेरियस अदर सिग्निफिकेंट्स जहाँ पर रेनफॉल एक्सट्रीम हो जानी, दुबई में आपने देखा ही है क्या हुआ, या फिर किसी तरह के ड्रॉट्स फेस कर रही हैं कंट्रीज। सो उसका कारण कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज है। सो पेरिस एग्रीमेंट 2015 का जो हुआ था, उसके तहत भी हमने ये चीज़ बोली थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम धरती का तापमान रखेंगे ताकि हम इस ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें, कहीं ना कहीं इसको लिमिट कर सकें। बट अगर ऐसा अगर नहीं होता तो उसकी वजह से कई तरह के इश्यूज फेस कर सकते हैं, फूड इनसिक्योरिटी का फेस कर सकते हैं। और देखो, साउथ एशिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपोज टू सिवियर वाटर स्कार्सिटी। और देखो, ग्लोबल क्राइसिस जो वाटर है, इसका UN ने भी वार्न किया है कि 2.2 मिलियन के करीब जो लोग हैं उनको ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा। 3.5 मिलियन जो लोग हैं उनको सैनिटेशन के लिए प्रॉपर ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा। सो ये अभी के लिए एक बहुत ही सिवियर मुद्दा है जिसको कि कंट्रीज़ को उठाना चाहिए और इसके तहत काम भी करना चाहिए। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस का भी इसमें रोल है। और चाइना सबसे ऊपर है, देन USA का नंबर आता है, उसके बाद इंडिया का आता है। सो चाइना का समझो कि अगर पहले 10 टन के करीब अगर ग्रीन हाउस गैसेस में ये अपना प्रोड्यूस करता था, तो अभी के लिए ये इसको बढ़ाकर 30 पर ले गया है। सो चाइना इज़ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। ये आप सभी एक चीज़ समझ लो। ट्रांसवेपोरेशन, जो कि पेड़ पौधे हैं वो भी अभी के लिए इवेपोरेट कर रहे हैं, और पानी तो इवेपोरेट हो ही रहा है, ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है। एक्सट्रीम इवेंट्स देखे जा रहे हैं, जैसे भारत में हो गया, मिडल ईस्ट कंट्रीज हो गई, साउथ अफ्रीका हो गया, या इवन दो आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज हैं इनमें मेजर वाटर स्कार्सिटी के इवेंट्स देखे जाएंगे। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस मिशन का यही रहेगा कि वाटर स्ट्रेस एरिया या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, इनको कैसे मॉनिटर करना है। आने वाले समय में अगर हम चाहें तो हम जो इरप्शंस हो रही हैं, धरती का तापमान जो बढ़ रहा है, उसको उस पर भी नियंत्रण कहीं ना कहीं लगा सके। स्नो मेल्ट रन ऑफ जो हो रही है, या फिर ग्लेशियर्स का गिरना, सो इन चीज़ों पर या फिर इनका जो डेटा है वो मॉनिटर करेगा ये जो हमारा एक मिशन होगा। इसके तहत हम कई चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगा पाएंगे, या फिर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर कितना है, क्लाउड डेंसिटी कितनी है, एरोसोल वाटर वेपर कंटेंट्स। सो इन चीज़ों के बारे में भी ये सहायता करने वाला है। स्पेशली अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ये काम करेगा। साथ ही साथ एडवाइजरीज जारी होंगी कि हम कैसे स्प्रिंकलिंग वाटर का यूज़ करें, या फिर वाटर को कैसे कंज्यूम करें कि जो वर्ल्ड स्कार्सिटी फेस करने वाला है बाय 2040, उस चीज़ों को कम किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, या जो रन ऑफ होते हैं, जो घर पे अगर बारिश होती है तो वाटर को कैसे स्टोर करना है। सो ये इंडिकेटर्स जो हैं ये बताएंगे। क्योंकि ये देखो, ये जो इंडिकेटर्स होंगे ये ट्रैक करेंगे ड्रॉट्स के, पर्माफ्रॉस्ट की जो कंडीशन है उसको, या फिर इवेपो ट्रांसपिरेशन रेट्स हैं उसको। और अर्बन प्लानर्स भी इनकी सहायता से ये नोट कर पाएंगे कि हीट फ्लक्स कितना है, या फिर हीट फ्लक्स का मतलब होता है कि कहाँ पर हीट ज़्यादा निकल रही है या ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। और जैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि कौन से जो कंट्री हैं उसमें कितना टेम्परेचर रहा, टेम्परेचर की बढ़ोतरी कितनी आई पिछले
पिछले 3 सालों में क्या हुआ। सो इन चीज़ों की वजह से हम कई चीज़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। सबमरीन डिस्चार्ज ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर, इसका ध्यान रखा जा सकता है। जो फ्रेश वाटर या फिर जो भी ग्राउंड वाटर होता है जो समुद्र में जाता है कोस्टल एरियाज में, उन पर कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर उनको कैसे यूज़ करना है, या जो अपने एक्विफर्स हैं उनको कैसे रिचार्ज करना है। साथ ही साथ तृष्णा असेसमेंट करेगा जियोथर्मल रिसोर्सेज की, या फिर सब सरफेस फायर्स जो हैं उनके बारे में नोट डाउन करेगा, और क्रायोस्फीयर का जो डेटा है उसको इंक्लूड करेगा। क्रायोस्फीयर का मतलब होता है स्नो, सी आइस, एटमॉस्फेयर, ग्लेशियर, ओशियन, सभी चीज़ें इसमें आती हैं, यानी कि ठंडा तापमान जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, ये इवेल्युएट करेगा स्नो कवर को। और तृष्णा सैटेलाइट्स 2 तरह के पेलोड से बना हुआ है, एक है थर्मल इंफ्रारेड पेलोड, दूसरा है द विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पेलोड। सो ये जो चीज़ें हैं इसकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो TIR पेलोड जो है इसको CNES यानी कि फ्रांस तैयार करेगा। लॉन्ग वेव इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर कैपेबिलिटीज़ होगी, हाई रेजोल्यूशन सरफेस टेम्परेचर को नापेगा, एमिसिविटी करेगा मैपिंग की ढंग से। और जो सेकंड पेलोड है वो इंडिया तैयार करने वाला है। सैटेलाइट का तकरीबन जो वेट है वो 770 किलोग्राम के करीब रहेगा, और इस तरह की थर्मल इमेजिंग ये प्रोड्यूस करेगा। और इसकी जो मिशन लाइफ है वो 5 साल के लिए होगी। नेक्स्ट ईयर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा बाय 2025। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये काम करने वाला है, और साथ ही साथ हीट फ्लक्सेस जो हो रही हैं उनके बारे में भी ये डिटेल बताएगा। एनर्जी बैलेंस जो है उसके बारे में जो डेटा है उसको कवर करेगा। इस तरह का एनर्जी बैलेंस आपको शो हो रहा होगा, जो रेड है दैट मीन्स हीट प्रोड्यूस कर रहा है। और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये काम करेगा, यानी कि 200 से 1000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के नियर अबाउट ये काम करने वाला है। ऑर्बिटल पीरियड जो इसका रहेगा वो 96 to 100 मिनट्स के करीब रहने वाला है। और देखो इसको लोकल टाइम के हिसाब से सन सिंक्रोनस का यूज़ इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पिछले 3 साल का अगर डेटा है तो वो हमें पर्टिकुलर तरीके से सही ढंग से पता लग सके। तृष्णा का इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि जियोग्लैम ये ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जो कि G20 ने मिलकर लॉन्च किया था। G20 कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। और देखो इनको भी ये सहायता करने वाला है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या इनके टारगेट्स के तहत। और देखो साथ ही साथ ग्लोबल वाटर वॉच का भी ध्यान रखा जाएगा। हाई रेजोल्यूशन हाई इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें। सो इसकी वजह से हम ड्रॉट की कंडीशंस, या फिर जहाँ पर रेनफॉल बहुत एक्सट्रीम हो रही है, या फिर वेरियस अदर इवेंट्स जो कि क्लाइमेट चेंज के तहत हो रहे हैं, उन पर नियंत्रण किया जा सकेगा, या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। सो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की यही एक सहायता होती है कि हम पहले से ही एक तरीके का एक प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं, राइट। इंटरनेशनल सिमिलर प्रोग्राम्स हैं जो इसी प्रकार लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि USA का लैंडसैट हो गया, यूरोप का सेंटिनल-3 हो गया, या फिर चाइना का जियोफैन हो गया। अभी के लिए जैसे लैंडसैट 9 की अगर मैं बात करूं 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। और लैंडसैट वैसे तो पहले काफ़ी देर पहले USA लॉन्च कर चुका है, बट इसका भी जो मेन प्रोग्राम मेन एजेंडा यही है कि धरती का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग या उसकी वजह से जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कैसे नियंत्रण किया जा सके। सो सेंटिनल-3 यूरोप ने लॉन्च किया है, और देखो ये भी कोपरनिकस प्रोग्राम के तहत ही काम कर रहा है, और इसका जो मेन एजेंडा है वो है मॉनिटर करना ओशियंस और लैंड को, यानी कि ये हेल्प करेगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। सो ये भी इसी तरह का प्रोग्राम है जो कि तृष्णा के साथ काफ़ी मिलता जुलता है। साथ ही साथ जो चाइना है वो भी पीछे नहीं है। जियोफेन सीरीज़ चाइना ने लॉन्च की हुई है, और ये काफ़ी एडवांस है। अभी के लिए ये क्लैरिफाई चाइना ने नहीं किया कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें एडवांस की गई हैं, बट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये माइक्रोवेव्स यूज़ करेगा, ऑर्बिट करेगा क्लोज टू द पोल्स, यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही ये काम करने वाला है। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़रूरी हैं। बट तृष्णा क्यों इतना एक्सेप्शनल है, क्योंकि देखो इसमें जो क्वालिटीज़ या फिर इसकी जो हाई रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं वो इंडिया और फ्रांस ने काफ़ी एडवांस की हुई हैं। द रीज़न बीइंग क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा जो है वो इनवैल्यूएबल है, जो कि लैंडसैट यूज़ कर रहा है। अभी के लिए तृष्णा करेगा हाई रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी, यानी कि ये जो प्रोग्राम है ये लैंड और ओशन
दोनों को मॉनिटर करने वाला है। और देखो ऐसा ही सैटेलाइट ब्रिटिश की कंपनी सैटफूज ने लॉन्च किया था, जिसको हॉटसैट बोलते हैं। हालांकि हॉटसैट की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, 33 फीट के नियर अबाउट इसका रेजोल्यूशन है। जो तृष्णा का है वो 100 मीटर्स के करीब रहेगा, बट हॉटसैट के एडवांस वेरिएंट्स आ चुके हैं और तृष्णा को एडवांस किया जा सकता है आने वाले समय में। ये थी एक सैटेलाइट के रिगार्डिंग स्पेस न्यूज़। आई थिंक आपको पसंद आई हो। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।